आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज तक ये नहीं बताया गया कि कितने अच्छे दिन आए हैं, लेकिन सरकार सब जगह बन जाती है। झूठे वायदे होते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य में, लेकिन वास्तव में जो चीज होनी चाहिए वो नहीं होती है। आलोक जी की जो आदत है ये बॉक्सेस की, जिसका आपने जिक्र किया, ये बहुत अच्छी आदत है। क्या आलोक जी को नहीं लगता कि यही आदत विपक्ष या खासतौर से कांग्रेस अपना लेती सारे बॉक्सेस को टिक करने का, तो अंजना जी का सवाल ही बेमायने हो जाता। अब जनता भी ये सब समझ रही है, और जनता जब सड़कों पर उतरेगी और जब जन आंदोलन का रूप होगा, तो फिर यही सत्ता किस तरह से चली जाती है सब लोगों ने इतिहास देखा है। सत्ता के चाबुक से आप विपक्ष को परेशान करके बहुत दिनों तक राज नहीं कर सकते हैं। आप विपक्ष जो है बजाय चुनाव के जरिए सरकार बदलने के, वो जन सैलाब के जरिए बदलना चाहता है। तो मुश्किल कहीं यहीं पर तो नहीं है कि अभी विपक्ष को यही तय नहीं कर पा रहे कि उनको मोदी से मुकाबला करना है या नहीं करना है। इंडिया ब्लॉक की बैठक होगी तो नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाने की बात होगी और बाहर कहेंगे राहुल दूल्हा है इस बारात के, और फिर ममता जी के साथ खड़े हो जाएंगे। तो पहले तय तो कर लीजिए कि मोदी से मुकाबला करना है कि नहीं करना। सारे चोरों को बरी कर दो, क्योंकि उन दो में तो हुई नहीं। दुर्भाग्य यह है कि लॉजिकली आपको सोचना होगा कि भारतीय लोकतंत्र को कैसे बचाना है। A few moments later. मालिक वो देखो। देखिए, किसी भी लोकतंत्र के अंदर सबसे पहले समझना जरूरी है कि विपक्ष क्या होता है। क्या केवल राजनीतिक दल ही विपक्ष होते हैं? क्या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ विपक्ष का हिस्सा नहीं होता है? क्या जांच एजेंसियां विपक्ष का हिस्सा नहीं होती हैं? क्या न्यायालय जो न्याय देता है, क्या वो विपक्ष का हिस्सा नहीं होता है? क्या तमाम जो एजेंसीज हैं, संवैधानिक जो पद हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, क्या वो विपक्ष का हिस्सा नहीं होती हैं? ये समझने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य यह है कि धन बल हो और तमाम तरह के बल, अनैतिक रास्ते, तमाम तरह का जिस तरह से एक ही विचारधारा को पूरे देश के अंदर तमाम लोगों को थोप दिया गया हो, झूठे वायदे किए गए हो, संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया हो, सही पकड़े हैं, तो स्वाभाविक है कि विपक्ष, जो विपक्षी दल जिनको आज आप देख रहे हैं, उसके लिए कठिनाई होती है। आज जब आप ईडी, सीबीआई और तमाम जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं और उसके बाद आप विपक्ष को तोड़ने का काम करते हैं, तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं विपक्ष परेशान रहता है और उसको कहीं ना कहीं किसी रूप में पराजय का सामना करना पड़ता है। आज तक ये नहीं बताया गया कि कितने अच्छे दिन आए हैं, लेकिन सरकार सब जगह बन जाती है। झूठे वायदे होते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य में, लेकिन वास्तव में जो चीज होनी चाहिए वो नहीं होती है। दिक्कत यह है कि अलग अलग हथकंडे अपनाए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन को अपना पिट्ठू बना लिया जाता है। बात तो सही है। तमाम न्यायालय के निर्णयों के ऊपर आज आम चर्चा होती है कि यह निर्णय कैसे आ गया। मैं समझता हूं कि विदेश नीति जिस प्रधानमंत्री के रहते हुए, अर्थनीति, सामाजिक नीति, सारी नीतियां ठप हो गई हों। रुपया डॉलर की तुलना में कहां गया हो, बेरोजगारी कहां हो, महंगाई कहां हो, लेकिन उसके बावजूद नोटबंदी के पैसे से, इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे से विधायक और सांसद खरीदे जाते हो, तो स्वाभाविक है कि विपक्ष को दिक्कत होगी। लेकिन ये विपक्ष की दिक्कत नहीं, भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा है। क्या बात, ये बात है। आलोक जी की जो आदत है ये बॉक्सेस की, जिसका आपने जिक्र किया, ये बहुत अच्छी आदत है। क्या आलोक जी को नहीं लगता कि यही आदत विपक्ष या खासतौर से कांग्रेस अपना लेती सारे बॉक्सेस को टिक करने का, तो अंजना जी का सवाल ही बेमायने हो जाता। देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल हर विपक्षी दल को, राजनीतिक दल को मेहनत करनी चाहिए, और अगर हमारे दल में या हमारी मेहनत में कहीं पर कमी है, स्वाभाविक है उसके अंदर सिंहावलोकन करने की, समीक्षा करने की और आलोचनात्मक अभिव्यक्ति की आवश्यकता है। और मैं आपकी टिप्पणी को सकारात्मक रूप में लेता हूं। कैसी लगी? आगे स्वाद यही नहीं, अभी और सुनिए। हम आज ठीक है उनको सत्ता मिल रही है, लेकिन सत्ता किस तरह मिल रही है, जनता के मन में यह सवाल है। जनता दुखी है, नौजवान, किसान, मजदूर, गरीब सब परेशान है, लेकिन सत्ता उन्हें हासिल हो रही है। जब अंपायर ही मैनेज हो और अंपायर ही उनके पक्ष में हो, तो फिर स्वाभाविक है सत्ता उनको मिल रही है। लेकिन अब देश की जनता के अंदर जो बवंडर है, वो तूफान जिस तरह से सब लोगों ने देखा था जयप्रकाश नारायण आंदोलन का, अब जनता भी ये सब समझ रही है। और जनता जब सड़कों पर उतरेगी और जब जन आंदोलन का रूप होगा, तो फिर यही सत्ता किस तरह से चली जाती है सब लोगों ने इतिहास देखा है। शाबाश! अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर रहे थे हमारे भाजपा के मित्र। अटल जी ने भी कहा था, सत्ता आती रहेगी, जाती रहेगी,
ये देश रहना चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए। लेकिन आज तो लोकतंत्र के ऊपर जिस तरह खतरा मंडरा रहा है, अगर वोट प्रतिशत भी आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं है। जितना एसआईआर में वोट काटा जाता है उतना को अगर आप कर लेंगे तो पता चलेगा 4%, 2%, 3% का खेल हो रहा है। हमारे पास भी जनता का समर्थन है, लेकिन विपक्ष को किस तरह से परेशान किया जा रहा है। सत्ता के चाबुक से आप विपक्ष को परेशान करके बहुत दिनों तक राज नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम पूरे भरोसा और विश्वास के साथ कहते हैं हम होंगे कामयाब। बात तो सही है। एक दिन हमें पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। विपक्ष को इस तरह से नकारा नहीं जा सकता है। लोकतंत्र के लिए खतरे की चलिए, घंटी। तिवारी जी ने उम्मीद का जो तड़का लास्ट में लगाया है ना, वो गजब ढा गया एकदम, गजब, बहुत अच्छा। कोई सवाल, कोई कमलेश जी कुछ बताओ? नहीं, तिवारी जी ने बहुत अच्छा कहा। ये बार बार हर इलेक्शन के हार के बाद सुनने को भी मिलता है कि जनता सब समझ चुकी है। हाँ। उनसे सब पता चल गया है, और फिर वो अगले चुनाव में जनता, क्या लगता है ऐसा कि जनता समझ चुकी है दोनों साइड को? उसके बाद हमने एक लाइन और जोड़ा था कि जनता समझती है, लेकिन जब एसआईआर का खेल कर आप अंपायर को ही अपने पाले में मिला लेते हैं, ये गड़बड़ है बाबा। जब अंपायर ही किसी के पक्ष में हो जाए तो फिर उस मैच का क्या मतलब है, उस चुनाव का क्या मतलब? ये बिल्कुल जनता का विषय है। केरलम में अंपायर किस तरफ गया? देखिए, ऐसा है और कि तमिलनाडु में अंपायर किधर गया? नहीं, हम लोग भी जब विद्यार्थी थे ना, तो एक स्टूडेंट हमारा पर्ची से करते थे, चोरी करता था। हम नहीं करते थे, जो करता था शुरू तो उसके लिए भी जो कलाकारी है, उसके लिए भी जो कलाकारी है वो कर रहे हैं। तो ये सब ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है लोकतंत्र में। कांग्रेस ने भी 60 वर्षों से ज्यादा समय तक राज किया, और वो कौन भूल सकता है। इमरजेंसी लगी थी उस समय, हमारे नेता सब लोग लड़े थे। आज भी जो स्थिति है आप देखिएगा, जन आंदोलन की तैयारी है, और जब जनता का सैलाब आता है तो सत्ता इसी तरह से उड़कर बह जाती। गजब बेइज्जती है। आप सर, विपक्ष जो है जी, वो बजाय चुनाव के जरिए सरकार बदलने के, वो जन सैलाब के जरिए बदलना चाहता है। देखिए, ऐसा है कि आज वो सत्ता हासिल कर रहे हैं, ठीक है, इस बात को हम लोग स्वीकार करते हैं। हम कहते हैं कि ठीक है, एसआईआर के माध्यम से हो, वोट चोरी हो, ईवीएम का खेल हो, जो भी हो वो करते हैं। लेकिन ये लोकतंत्र की ताकत है, शक्ति है कि जनतंत्र हार रहा है, मशीनरी तंत्र जीत रहा है। फिर भी हम इंतजार कर रहे हैं। हमें लोकतंत्र पर पूरा भरोसा और विश्वास है कि यही जनता जो आज उन्हें इतना परेशानी के बावजूद सत्ता दे रही है, वही जनता फिर जब करवट लेगी तो इनकी सत्ता चली जाएगी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। त्रिवेदी जी, तिवारी जी ने अभी कांग्रेस का जिक्र किया, इमरजेंसी का जिक्र किया, तो मुश्किल कहीं यहीं पर तो नहीं है कि अभी विपक्ष को यही तय नहीं कर पा रहे कि उनको मोदी से मुकाबला करना है या नहीं करना है। इंडिया ब्लॉक की बैठक होगी तो नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाने की बात होगी, और बाहर कहेंगे राहुल दूल्हा है इस बारात के, और फिर ममता जी के साथ खड़े हो जाएंगे। तो पहले तय तो कर लीजिए कि मोदी से मुकाबला करना है कि नहीं करना है। ये लड़ाई बहुत आगे का सवाल कर रही है अंजना जी। अभी तो पहले खुद तय करें कि मुकाबला होगा, फिर नाकाम होंगे या काम मुकाबला होगा। इंतजार कीजिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। हम आज जो लोग, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जो पूर्व नीतीश कुमार जी थे, चीख कर कहते थे परिवारवाद, तेजस्वी यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी पर। आज मंत्री परिषद का विस्तार हुआ है बिहार में, आप देख लीजिए, A to Z मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं, ये परिवार का राजनीति में विस्तार है। वाह क्या सीन है। सर, मैं खुद वेस्ट बंगाल से हूँ। पर्सनली मेरा जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ है। मैं 18 साल अपने जीवन के वेस्ट बंगाल में रखा है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 15 साल जो टीएमसी चला है वो, मतलब अभी बीजेपी आने से पूरा बंगाल का सिचुएशन चेंज हो जाएगा, बीजेपी अचानक से हर चीज़ चेंज कर देगा, और टीएमसी 15 साल जो भी किया वो जनता को नहीं दिख रहा है, जनता उसको लेके अचानक से 15 साल का भूल के एक टाइम पे चेंज हो जाएगी, ऐसा आपको क्यों लगता है? बहुत लूज बॉल दिया आपने उनको। जवाब दे दूं? वो तो 10 चीजें गिना देंगे अभी कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इसलिए चलिए आप छोटा सा जवाब दीजिए फिर आपके पास।
देखिए, जो अभी पूछा है कि पश्चिम बंगाल में ममता जी की पार्टी जो नहीं कर पाई बीजेपी वो करेगी, मेरा सीधा सा जवाब है इस बात का, जो सॉकॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, उनके तत्कालीन 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री कहते थे 2040 तक हम देश की इकोनॉमी को चौथे नंबर पर लाएंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? हमने 2025 और 26 में हिला दी। तो उसी तरह पश्चिम बंगाल में जो अब तक नहीं हुआ, ना कांग्रेस ने करा, ना लेफ्ट पार्टीज ने करा, ना ममता जी ने करा, मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में करके दिखाएंगे आने वाले समय में। चलिए ठीक है, अब आप जवाब दीजिए। देश की इकोनॉमी तो 5वें नंबर से 6ठे नंबर पर चली गई है। गजब बेइज्जती है। लेकिन अगर आप कानून के, संविधान के और चुनाव आचार संहिता के थोड़े बहुत जानकार हैं तो केवल 3 सवालों के जवाब अपने मन से पूछें। क्या चुनाव के समय एसआईआर कराना ठीक है? क्या शांत समय में जब चुनाव दूर हो तब एसआईआर नहीं कराना चाहिए था? क्या जो डाउटफुल वोटर कह के 32 लाख लोगों को वंचित किया गया, क्या वो ठीक है? क्या चुनाव आयोग के भेजे हुए पर्यवेक्षक विपक्ष के प्रत्याशी के घर पे जाके धमका रहे थे, वीडियो मौजूद हैं, क्या यह पर्यवेक्षक का काम है? क्या जिस तरह वहां टीएमसी के कार्यालयों पर तोड़फोड़ की जा रही है, आग लगाई जा रही है, मारा पीटा जा रहा है और वहां सांप्रदायिक बयान दिए जा रहे हैं, जो संभावित मुख्यमंत्री है खुलेआम हिंदू मुसलमान कर रहा है, क्या यह भारत के संविधान का खुला उल्लंघन नहीं है? क्या हम इस देश को लोकतांत्रिक रास्ते से हटा के तानाशाही के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं? कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जहां पर 2% वोट है, केरल हो चाहे तमिलनाडु हो, वहां पर इलेक्शन कमीशन भी धांधली से बीजेपी को नहीं जिता सकता है। इसलिए वहां पर रोटी दूसरी तरह से पलटी जाती है। और ये बार बार कहना संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल, संवैधानिक संस्थाओं पे, अरे भाई अगर संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल नहीं उठा सकते हैं तो सैकड़ों केस जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोर्ट में चल रहे हैं सब बंद कर देने चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट पे से आप सवाल नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हमारा संविधान तो स्वयं कहता है कि आप अपने फैसले को बदल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट स्वयं अपने फैसले बदलता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। सुप्रीम कोर्ट है ही इसलिए। और बार बार ये कहना कि वहां तो इलेक्शन कमीशन, केरल में तो वही था, 10 घर थे एक गली में, 2 घर में चोरी नहीं हुई, 8 में चोरी हुई, सारे चोरों को बरी कर दो, क्योंकि उन 2 में तो हुई नहीं। दुर्भाग्य यह है कि लॉजिकली आपको सोचना होगा कि भारतीय लोकतंत्र को कैसे बचाना है। अलायंस बनाने की बात अभी वरिष्ठ महोदय ने कही, अलायंस बनाए जाते हैं, ईडी सीबीआई भेजकर थोक के भाव सांसद अपनी पार्टी में सबमिट कर लिए जाते हैं। ये गड़बड़ है बाबा।